नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। और आज की बहस है कि प्रदर्शन के नाम पर कब तक शहर शहर शाहीन बाग बनते रहेंगे और टकराव के बाद हालात बिगड़ते रहेंगे। सीएए की लड़ाई कैसे अब एनपीआर तक पहुंचती जा रही है, सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले दिल्ली के हाल से आपको रूबरू कराते हैं। 24 फरवरी को मौजपुर में हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाला आरोपी शाहरुख आज गिरफ्तार कर लिया गया। उसे यूपी के शामली से गिरफ्तार किया गया। उस पर 8 राउंड फायरिंग का इल्जाम है। उधर दिल्ली हिंसा पर संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, जिससे दिन भर कार्यवाही बाधित होती रही। इन सबके बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी भावुक हो उठे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दल से बड़ा देश होता है। पार्टी सांसदों को नसीहत दी कि शांति सौहार्द कायम करने में बड़ी भूमिका निभाएं। साथ ही साथ देश की एकता को चुनौती देने वाले लोगों को खरी खरी सुनाई। पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर ऐसा संग्राम छिड़ा हुआ है कि पूर्वोत्तर के बाद यूपी और दिल्ली हिंसक घटनाओं का शिकार हुई। जो एनआरसी राष्ट्रीय स्तर पर अभी आया नहीं है, सीएए विरोधी उसका भी डर दिखा रहे हैं। शहर शहर शाहीन बाग खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं और अब 1 अप्रैल से एनपीआर की पहली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी गंभीर मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भ्रम की आग में फिर कोई शहर न जले, इसीलिए हकीकत से रूबरू कराना जरूरी है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मैं आपका खास तौर पर परिचय कराना चाहूंगा। आज हम उन्हीं 2 मेहमानों से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद शाहनवाज हुसैन, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, केंद्र के अंदर सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रहने का गौरव उन्हें प्राप्त है। और साथ ही साथ मेरे साथ सेफोलॉजिस्ट, सामाजिक चिंतक, विचारक और साथ ही साथ स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी इसलिए जुड़े हुए हैं कि लगातार वो एक देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। सीएए के कुछ मुद्दों से उनको आपत्ति है और इसको वो कई बार टीवी पर भी सामने रख चुके हैं। जनता के बीच लगातार वो जा रहे हैं। और शाहनवाज हुसैन जी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के समर्थक हैं। इन 2 विपरीत आइडियोलॉजी से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसके पॉइंट में ज्यादा दम है और किसका पॉइंट क्या कहता है और क्या इन चीजों के समाधान के लिए सरकार को आगे नहीं आना चाहिए। इस सवाल को भी हम सामने रखेंगे। सबसे पहले सवाल शाहनवाज जी, मैं दिल्ली हिंसा से जुड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कारण था कि 3 दिन प्रधानमंत्री ने आज देश हित और दल हित की बात कही। मैं उस पर आऊं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कारण है कि ताहिर हुसैन जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और एक शाहरुख जिसके बारे में बताया उसके पिता का तो बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है, उसका नहीं, उसने तैश में आकर गोली चला दी। किन परिस्थितियों में चलाई उस पर भी हम बात करेंगे। क्या तैश हुआ और किस तरह का माहौल बना उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे बताइए कि क्या कारण था कि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगा, सरकार पर यह आरोप लगा कि दिल्ली जलती रही और दिल्ली पुलिस सोती रही। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका सबको दुख है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग दुखी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का वो दुख और दर्द आज छलका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर देश में तरक्की होनी है तो शांति से होनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि दल से ऊपर देश को ध्यान में रखकर सबको काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा बयान है, क्योंकि बहुत कोशिश हुई पूरे दुनिया के अंदर। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ यात्रा की और उस यात्रा के बीच में अहमदाबाद से लेकर आगरा, दिल्ली, सब जगह इंतज़ाम किए कि देश की छवि पूरे दुनिया में जाए, संदेश अच्छा जाए। 2 बड़े मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, एक बड़ा संदेश पूरे दुनिया में जाएगा। पूरे दुनिया के पत्रकार, मीडिया यहाँ पहुँचे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ये साजिश की है। इस साजिश का पूरी तरह से पता करेंगे कौन लोग हैं जो मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते थे, कौन लोग हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते थे, कौन लोग हैं जो इस पूरी यात्रा के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वार्ता पर चर्चा न हो बल्कि दंगे और फसाद पर चर्चा हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी पिछली बार गए थे अमेरिका की दौरे पर, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि पूरे दुनिया के मुस्लिम देशों के कई जवान आईएसआईएस और रेडिकल इस्लाम और अलकायदा की थ्योरी के शिकार हुए। और उन्होंने, मोदी जी ने कहा, मैं जिम्मेदारी से कोट करता हूं, कि मुझे गर्व है कि भारतीय मुसलमानों ने इस तरह के
जो विषय हैं ISIS की थ्योरी और अलकायदा की थ्योरी को पूरा रिजेक्ट किया, उस पर हमें गर्व है। ये बात वहाँ कह के आए। और ये बात भी सही है कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सरीखा एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। मिलकर काम कर रहे थे और ये छवि पूरे दुनिया में गई थी। जब धारा 370 पर पाकिस्तान पूरे दुनिया में भारत को बदनाम कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी की इस छवि ने पूरे दुनिया में भारत की साख को ऊंचा किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश हुई और ये साजिश के पीछे जाने की ज़रूरत है। जब जब कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के अंदर आता है, तब भारत को बदनाम करने वाली ताकतें भारत को बदनाम करती हैं। और मैं इस दंगे को सिर्फ दंगा नहीं कहता, ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश मानता हूँ, एक बहुत बड़ा संयंत्र मानता हूँ और ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी चाल चली गई है। दंगे में जो लोग मारे गए, हमें भी दुख है, उसको हिंदू और मुसलमान में नहीं देखना चाहिए। वो माँ भारती के लाल मारे गए, वो उनको मज़हब के नाम से नहीं जानना चाहिए। ये नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जी हों, कैसा कैसा समझाया। योगेंद्र जी का मैंने वीडियो देखा जो उंगली पर समझा रहे हैं, पहले ये आएगा, फिर लोग आएंगे, आपके घर आएंगे, आपसे ये पूछेंगे, आपसे जन्मतिथि पूछेंगे, आपके माता पिता का पूछेंगे, फिर ये करेंगे, फिर डी लगा देंगे, फिर डाउटफुल में डाल देंगे, फिर NPR आएगा के बाद NRC आएगा, फिर आप इस मुल्क से बाहर आ जाएंगे। मैं माफ़ करेंगे योगेंद्र जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी से तो ये उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद है, लेकिन योगेंद्र जी से उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से डराने का काम करेंगे। आपने भी वो आपका वीडियो बहुत जगह गया, मुझे भी बहुत से लोगों ने फॉरवर्ड किया और डर हुआ। जो देश का बंटवारा हुआ था, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया, उनको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं कर सकती। और मैं एक लाइन और जोड़ता हूँ, मेरे पार्टी में मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी ने बेंगलोर में कहा कि ये देश जितना मेरा है उतना मुसलमानों का है। हमारे नेता राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा मुसलमान हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इनको कोई चिमटे से नहीं छू सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन क्यों बहकाया गया? कम से कम योगेंद्र जी को लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पैदा करना चाहिए। 3 दिन तक दिल्ली पुलिस आखिरकार क्यों सोती रही, दिल्ली को क्यों जलने दिया? जब हिंसा हो रही थी, जब जाफराबाद की सड़क को घेरा जा रहा था, तब प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं उठाए गए? कपिल मिश्रा जैसे लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अगर वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे जैसे आरोप लगे हैं? मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, मैं इसीलिए आपको बिठाया क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ हैं और योगेंद्र जी बैठे हुए हैं सामने। मैं योगेंद्र जी मैं जानता हूं कि योगेंद्र जी के साथ आज बहस है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारे पार्टी के ये 4 नेता को जो मैंने कोट किया, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, नड्डा जी को, इन्हीं के बयान पार्टी के ऑफिशियल बयान है। हमारे किसी प्रवक्ता ने, पार्टी के पदाधिकारी ने, संसदीय बोर्ड के सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही। बातें बहुत सारी होती हैं। आपके मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा गद्दारों को, लोगों ने कहा गोली मारो, और उसकी एनालॉजी ये निकली कि उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो शाहीन बाग में बैठे हैं। आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था कि नहीं? आपके केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। नहीं, संविधान की शपथ ली। अगर मंत्री नहीं भी होते तो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन उनके कहने का ध्येय अलग था और नीचे से आवाज़ आई गोली मारो, ये ना होता तो अच्छा होता। और मैं आपसे कह दूं कि जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर डर पैदा किया गया, जिस तरह से डराया गया, ऐसा डराना नहीं चाहिए था। जिन लोगों ने डराया उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में उससे तनाव पैदा हुआ है। मैं आज कहता हूँ योगेंद्र जी से, आप अभी मेरे बात बोलेंगे, मैं धीरज से सुनूंगा। मैं आपसे कहता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में योगेंद्र जी एक बात बता दीजिए जो किसी की भी नागरिकता जाने वाली है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग जो वादा महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उनको नागरिकता देने वाला है। ये किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं। NPR से किसी की नागरिकता जा नहीं रही, NRC का कोई ड्राफ्ट बना नहीं, कोई कैबिनेट में चर्चा हुई नहीं,
कोई पार्टी लेवल पर बातचीत हुई नहीं, फिर आप लोग क्यों डरा रहे हैं? ठीक है, अब रुकिए, ये मेरा सवाल है। आपका टाइम खत्म हुआ शहनवाज भाई, मैं योगेंद्र जी आपके पास आऊंगा ससम्मान, लेकिन आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि शाहरुख का जो बयान पुलिस के हवाले से आया है, उसने कहा मैं गुस्सा हो गया था और गुस्से में मैंने गोली चला दी, क्योंकि जिस तरह की बातें और जिस तरह की चीजें मैं सुन रहा था, शायद जो सुना गया वो नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को या एक समुदाय विशेष को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, दलितों को निकाल दिया जाएगा, गरीबों को निकाल दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आधे अधूरे तथ्यों के साथ, चाहे आपकी तरफ से हो शहनवाज भाई, चाहे आपकी तरफ से हो योगेंद्र भाई, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की गई क्या? और उसके बाद आप जवाब दीजिए जो शहनवाज भाई ने बोला है। योगेंद्र जी। बहुत शुक्रिया दीपक जी प्रोग्राम में शामिल करने का। मुझे लग रहा था आप दोनों में ही बात चलती रहेगी। ये भी मुझे देख के अच्छा लगा कि इस सब के आखिर में जवाब मुझे देने हैं। जी, मुझे लग रहा था। अब आप थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा उन्हें कहिए, टॉक बैक बहुत ज्यादा मुझे आ रहा है, लेकिन मैं बोलता बंद करवाइए प्लीज, टॉक बैक बंद करवा दीजिए प्लीज, करवा देते जी जी। हाँ, पहली चीज मैं एक एक करके बताता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाहनवाज जी कम से कम मेरा कुछ वीडियो देख लेते हैं और उन्हें याद भी है मैंने क्या कहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा सुन के उनके मुंह से कि उन्हें दुख हुआ कि इस शहर के अंदर दंगा हुआ। अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको कम से कम दुख तो हुआ, यानी कि इंसानियत बाकी है इस दुनिया के अंदर। रही बात कि किसी ने कहा, उस शाहरुख ने कहा कि मैं गुस्से में आ गया था, मैंने गोली चला दी। अरे दुनिया का हर व्यक्ति कहेगा मैं गुस्से में आ गया, आप छोड़ने लगेंगे? ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सुनने का कोई मतलब ही नहीं होता है। कानून बना है इस चीज़ों के लिए कि कोई जो गुंडागर्दी करे, कोई जो हिंसा करे, उसको अंदर करना चाहिए। मैं यहाँ पे दिक्कत यह है कि शाहनवाज जी सोच रहे होंगे कि उनको कोई कांग्रेस का प्रवक्ता मिलेगा जिससे वो कुश्ती करेंगे, आम आदमी पार्टी का मिलेगा जिससे वो कुश्ती करेंगे, या कोई मुसलमानों की वकालत करने यहाँ आएगा। मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ साहब। मैं इस देश की बात सोचता हूँ, देश के जो हित में है वो बोलूँगा, दूसरी चीज़ों को नहीं बोलूँगा। जो आपने पूछा, पहली बात हम दिल्ली के दंगों की बात करें, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर दे दिया शाहनवाज जी ने ताकि हम असली बात को भूल जाएं कि जिस शहर के अंदर अभी 47 मौत हो चुकी हैं उसके बारे में बात करें। प्रधानमंत्री के हृदय में क्या है और सीएए के कौन कौन से प्रोविजन है, उस पर आप आराम से आधा घंटा प्रोग्राम कीजिएगा। मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको। हमारे पास शायद जरूरत है आपको थोड़ा सा इसके बारे में शिक्षा की। 1 घंटा है हमारे पास, 9 से 10 का वक्त आराम लिया है से एक एक करके आए। जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे जी, आराम से। बहुत अच्छा। तो एक एक टुकड़े को तोड़ के एक एक बात करें और मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। और सवाल थोड़ा सा आप शहनवाज जी से भी पूछ लेना, डरना मत दीपक भाई, है बीजेपी की सरकार है पर आप डरा मत करो, सवाल पूछ लिया करो। अल्लाह को छोड़ के खुदा से मैं किसी से नहीं डरता। और पहला सवाल मैंने इनसे पूछा कि दिल्ली 3 दिन तक दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार क्यों सोती रही? आपने अल्लाह का नाम ले लिया, आपको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। आप बच के रहा कीजिए आजकल थोड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता योगेंद्र भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुन लीजिए। रही बात दिल्ली की, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शक था इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको कितना फर्क पड़ता है, किन चीज़ों का पड़ता है। लेकिन अब आप मेरी बात सुन लीजिए दिल्ली के दंगों के बारे में। शहनवाज जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, हमें इसका पता लगाना चाहिए। मैं भी इसको पता लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में जब कोई विदेशी मेहमान आए, उस वक्त दिल्ली में इस किस्म का दंगा हो, इससे तो हर हिंदुस्तानी का सर नीचे होना चाहिए। ये ले जाओ। और मेहमान को छोड़ भी दीजिए, जो हुआ है, जो हिंसा हुई है, आप सोचिए वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसने क्या देखा होगा, क्या उसको महसूस हुआ होगा। तो जाहिर है हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। अब इसकी वो जानना चाहते हैं कि इसकी साजिश क्या है। मैं उनको थोड़े से हिंट दे देता हूँ साजिश के बारे में। मुझे विश्वास है कि वो उस साजिश को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी के एक सज्जन हैं जिनका नाम है कपिल मिश्रा, जिनके बारे में दीपक भाई ने बड़ी सावधानी से कहा कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान दिए। आप टीवी नहीं देखते क्या दीपक भाई? सर आपने सुना नहीं, मैंने कहा उन्होंने भड़काऊ बयान दिए। वो बयान अगर वो भड़काऊ नहीं है, कहा जाता है नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं। आप मैं दोबारा टेप चला दीजिएगा, मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ आपकी बातों को, ध्यान से सुनता हूँ मैं, बहुत कान ठीक ठाक है मेरे, चलवा देना बाद में जी। तो अगर आप मानते हैं कि भड़काऊ बयान दिए गए, तो मेरा शहनवाज जी को पहला हिंट है, शहनवाज जी वो जो भी बहुत गहरी साजिश थी, उस साजिश के अंदर आपके कपिल मिश्रा जरूर शामिल थे।
दूसरी बात, अगर वो शामिल ना होते तो उनके पीछे डीसीपी क्यों खड़ा हुआ था? अगर डीसीपी तुरंत उसको कान से पकड़ता और कहता बेटा ये सब बोलने के लिए नहीं बना, अंदर जाओ, तो मैं मान लेता कि कपिल मिश्रा आपकी पार्टी की लाइन से बाहर है, कोई भी हो सकता है, बेलगाम कभी भी कोई हो सकता है, उसको आप अंदर करवा देते। जब उस कपिल मिश्रा को वाई ग्रेड सिक्योरिटी मिलती है, जबकि उसको जेल की सिक्योरिटी इस वक्त मिलनी चाहिए थी, तो शहनवाज जी दूसरा हिंट मिल जाता है कि साजिश कहां से हुई होगी। तीसरा हिंट मैं आपको देता हूं शहनवाज जी, कि दिल्ली की वही पुलिस जो इस इतवार को 2 घंटे में पूरी दिल्ली को ठीक कर सकती है। अफवाह चलनी शुरू हुई, तुरंत पुलिस ने वो किया जो करना चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पे आई, सड़क पे फ्लैग मार्च किए, और जो थोड़ी सी भी बदमाशी कर रहा था उसको पकड़ के डिटेन कर लिया गया। 3 घंटे में दिल्ली ठीक हो गया। वही दिल्ली पुलिस, वही उसके हथियार, कोई नए हथियार नहीं आए, कोई नए लोग नहीं आए, दिल्ली पुलिस ने ठीक कर दिया। अब आपके लिए सोचने की ये बात है शहनवाज जी कि आखिर उसी पुलिस को 7 दिन पहले क्या लकवा मार गया था? वो पुलिस वो सब चीज क्यों ना कर पाई जो कि इतवार के दिन रातों रात उसने कर दिया? अब आप कहेंगे हो सकता है कि उस समय दिल्ली पुलिस का जो मुखिया था पटनायक साहब, वो बड़े निकम्मे आदमी थे। मैं बिल्कुल सहमत हूं उस बात से, एकदम निकम्मे आदमी थे। तो एक चीज पे शहनवाज जी आप और गौर कीजिएगा इस कॉन्स्पिरेसी में, उस निकम्मे आदमी को दिल्ली पुलिस का चीफ किसने अपॉइंट किया था? अब जवाब दे जब उसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपनी प्रतिष्ठा दिखा दी थी। अब आप सुन लीजिए, नहीं लेक्चर आपका भी चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, एक एक करके बात करनी है। योगेंद्र जी आपका भी लेक्चर ही चल रहा है, जो सवाल उठाए मेरे ख्याल में अगर ये मॉडरेशन का काम आप दीपक जी को दे दें, अगर आप जवाब दे देता हूं ना, कहीं बात रह जाएगी। के मॉडरेशन की जिम्मेवारी अगर आप दीपक चौरसिया को दे दें तो अलग बात है। अगर आपकी पार्टी ने एंकर की भूमिका भी ले ली है तो जरा ध्यान से रहिए। नहीं, आप लेक्चर दे रहे हैं। मैं आखिरी इनको एक बार आपके खिलाफ में नहीं हूं, आप मेरे प्रोफेसर नहीं हैं। नहीं सर, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने वीडियो जो बना के डाला उस पर जवाब दें। कपिल मिश्रा से पहले योगेंद्र यादव का वीडियो आया, मैंने आपसे माननीय योगेंद्र जी इसलिए पहला जवाब ये भी तय कर दीजिए कि प्रोग्राम की एंकरिंग आप करेंगे या शहनवाज जी करेंगे? जनाब ये आप तो ब्लेम में आ गए, आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप इल्जाम लगाते हैं, आपकी आदत है। जरूर, तो फिर मेरा आप अपनी आदत तो सुधारिए जनाब। मेरा उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। नहीं, लेक्चर दे रहे हैं, आपने मुझे कहा मेरा क्यों उत्तर कहा? पूरा हो जाने या तो आप माफी मांगिए कि आपने हमारे बात को लेक्चर कहा, न छोड़े, आपने क्यों थोड़ा कहा? सा सुन लीजिए। योगेंद्र जी मैं आपसे कहता हूं, जब मैं बोल रहा था तो वो लेक्चर था, आपका क्या थीसिस है? इतना काहे को विचलित हैं? बहुत विचलित क्यों नहीं सुन पा रहे ऐसे ही हैं? बोलता क्यों हूं घबराए हुए हैं? आप भी लेक्चर दे रहे हैं, आपसे नाराज नहीं होगी, आप सुन ऐसे लीजिए। ही बोलते हैं जनाब, सुन तो लीजिए। मेरी भी जवाब दोनों बहुत बहुत नहीं कर रहे हैं। दोनों मैं समझता हूं दीपक भाई, आप तय कर लीजिए, आप इनको करवाते कि नहीं। योगेंद्र यादव जी, शहनवाज भाई मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप दोनों बहुत, मैं दोनों को टोकना नहीं चाहता, ना योगेंद्र भाई को चाहता हूं, ना आपको चाहता हूं। पूरी आप दोनों बहुत समझदार हैं। टाइमर लगा दें साहब, टाइमर लगा देता हूं। मैं टाइमर लगा देता हूं। मेरा बोलना लेक्चर था, तो इनका थीसिस लगा दीजिए, लगा देते हैं, दोनों के लिए कैपिंग है, क्योंकि इन्होंने बिना रुके बोला। आप भी बोलिए, ये भी लगा दीजिए कि जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कहता हूं, जब आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के वो निकम्मा अफसर क्यों बना, तो आपको पता लगेगा शहनवाज जी कि वो अफसर आपकी पार्टी ने अपॉइंट किया था, उसकी टेन्योर पूरी हो चुकी थी, उसको एक्सटेंशन दिया गया था। उस निकम्मे व्यक्ति ने, जिसने जेएनयू के बारे में 2 महीने में एक डिटेंशन नहीं किया गया, उसको किया गया था। तो अंत में शहनवाज जी, मैं आपके विचार के लिए एक साधारण सा प्रस्ताव देता हूं। आपके वीडियो पे बोले दंगे अमित शाह जी की शह से हो रहे थे, तो उन्हें गृह मंत्री पद से निकाल देना चाहिए, या फिर दिल्ली के दंगे वो अपनी नाक के नीचे दिल्ली पुलिस को बस में नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तय कर लीजिए दोनों में से कौन सी संभावना अच्छी है। ठीक है, 1 मिनट के बाद मुझे बताएंगे। शहनवाज जी आप बोलिए, लेकिन मैं आपका काउंटर सवाल पूछता हूं। योगेंद्र यादव पर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं, मेरे सवाल के बाद आपका टाइम शुरू होगा, आप पर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि आपने दंगे इंजीनियर कराए हैं। उनका दोनों सवालों के साथ यही कहना है, आपने दंगे इंजीनियर कराए हैं। बताइए जवाब। देखिए माननीय योगेंद्र जी शालीनता से बोलते हैं, मैं इनको शालीनता से सुन रहा था, लेकिन जब मैं बोल रहा था तो उनको लेक्चर लग रहा था, और ये जो सवाल मैंने उठाए उस सवाल से ये बारीकी से निकल गए।
कपिल मिश्रा के बयान से पहले योगेंद्र जी आपका वीडियो आया, आपने लोगों को कहा, जिसका आपने मेरी तारीफ तो कर दी कि मैंने आपका बड़ा ध्यान से देखा। यस, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, आपको गंभीरता से लेता हूं। आपको कोई और गंभीरता से न ले, लेकिन मैं ज़रूर लेता हूं। और आपने जिस तरह से लोगों को समझाया कि ऐसा होगा, ये सवाल पूछा जाएगा, डाउटफुल किया जाएगा, फिर आप ये हो जाएंगे, ये बयान क्या भड़काऊ था या नहीं? अब आप बोलिए, जवाब दे दीजिए। चलिए, मैं चुप रहता हूं इस बयान पे। और आपका वीडियो अगर दीपक जी आपके पास हो तो अगर मेरी बात सही नहीं है तो वो वीडियो चलाइए। वीडियो दिखाएंगे, जैसे ही हम दिल्ली कंक्लूड करेंगे, वीडियो से बात शुरू करेंगे। मैं मानता हूं, क्या योगेंद्र यादव जी आप जाकर तुरंत आप पहुंच जाते हैं जेएनयू के गेट पर, आप पहुंच जाते हैं शाहीन जामिया के गेट पर। जब यहाँ दंगे फसाद हो रहे थे तब आपने भड़काने वाला वीडियो तो डाल दिया, समझाने वाला वीडियो क्यों नहीं डाला आपने? और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं, आप उनको निकम्मा कह रहे हैं। क्या गलत बयानी करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुल्क को भड़काना, ये आप सही मानते हैं क्या? आपको क्या आज इस बात का दुख है कि आपने इस तरह का वीडियो डाला? पहले आप अपना जवाब दे देना जनाब। जवाब दीजिए योगेंद्र भाई। और मैं बड़ा साफ साफ कह रहा हूं, मैंने भी आपका वीडियो देखा, शहनवाज भाई का आरोप है और मुझे भी एक हद तक ये लगता है कि ये वीडियो भड़काऊ है। मेरा साफ ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वीडियो में दिखाऊंगा भी योगेंद्र जी। बहुत अच्छी बात, आप कृपया उस वीडियो को जरूर चलाइएगा। लेकिन मैं दो चीजें कह देता हूं। है, पहली बात, मैं मान के चलता हूं कि शहनवाज जी के पास मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है जो कि मैंने दिल्ली दंगे के बारे में पूछे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा दिया जवाब मैंने, या तो अमित शाह की शह पे हुआ है या उनकी नालायकी की वजह से हुआ है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। शहनवाज जी के पास कोई उत्तर नहीं है। अब ये दूसरी चीज नहीं योगेंद्र जी, एक मिनट वो पूछते हैं कि मैंने शांति का वीडियो क्यों नहीं जारी किया। मेरी राय मत बनाइए। अब या तो आप जवाब दे दीजिए, नहीं जवाब क्या है, आगे बढ़ जाइए। मैं मानता हूं आपका ये भड़काऊ वीडियो वजह है, मैं मानता हूं तो देख लीजिए, आपका भड़काऊ वीडियो जगह है, उस पर जवाब देना आप जनाब, उस पर जवाब दीजिए एक एक करके, एकदम आराम से। मैं जरूर चाहता हूं, मैंने यही कहा था कि मैं एक वही कह रहा हूं, जो चारों पांचों बातें हैं एक एक करके ले लीजिए। पहले दिल्ली दंगे पे बात हो जाए, उसके बाद मेरे वीडियो पे जरूर हो। मैं तो चाहता हूं, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? मेरे वीडियो को अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत शुक्रिया की बात है मेरे को। तो वो जानना चाहते हैं शाहनवाज जी कि मैंने शांति का वीडियो जारी क्यों नहीं किया। बिल्कुल ये जानना चाहते हैं ना? नहीं, आपने पहले वो वीडियो क्यों जारी किया भड़काने वाला, ये जानना चाहता हूं। आप मेरे ट्विटर पे चले जाइए। अब आप सुनिए, नहीं एक एक करके जवाब दीजिए, या कि आप एंकरिंग कर रहे हैं, तय कर लीजिए। एंकरिंग नहीं कर रहा हूं, सवाल है, चैनल में नौकरी ले लीजिए। आप अमित शाह जी के लिए बोलेंगे क्या आपका निकम्मापन नहीं था? आप देश के गृह मंत्री को निकम्मा कहेंगे, नालायक कहेंगे, आपकी नालायकी नहीं थी, देश से माफी मांगेंगे, गलत बयानी किया आपने, पूरी कौम को भड़काने का काम किया, माफी मांगिए आप। दीपक, मैं अब भी मान के चल रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम को एंकर कर रहे हैं। अगर आपने छोड़ दिया हो अच्छा, तो मेरे सवाल चुभते हैं आपको जनाब। आराम से कह रहा हूं। नहीं, देखिए मैं योगेंद्र भाई सर, किसी भी डिस्कशन में आप ऐसा कर लीजिए। दीपक, आप ऐसा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं सुन। आप इसके 4 या 5 टुकड़े कर लीजिए प्रश्नों के, एक बात पे एक समय। ये नहीं हो सकता कि मैं पहला प्रश्न पूछूं तो चौथे पे भाग जाएं। मैं मेरा पहला आराम से 10 मिनट चर्चा ये नहीं होगा इस प्रोग्राम के अंदर। आप इस तरह सिंपैथी मत लीजिए। वो कब करना मैंने पहला प्रश्न पूछा, आपने वीडियो क्यों डाला, दिल्ली आपने क्यों भड़काया देश के लोगों को, मुसलमानों को गुमराह क्यों किया, इसका जवाब पहला था, आपने नहीं दिया। आप अमित शाह जी को गाली देने लगे, आप पुलिस कमिश्नर को गाली देने लगे, आपके वीडियो पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने एक भी व्यक्ति, देखिए दीपक, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप अभी भी इस प्रोग्राम के एंकर हैं तो आप एक एक करके प्रश्न पूछिए। 10 सवाल एक साथ पूछेंगे, मैं 10 सवालों का जवाब फिर 20 मिनट में दूंगा, फिर आप वीडियो पर जवाब दिलवाइए। नहीं तो आप बता दीजिए एक प्रश्न कौन सा है उसका। योगेंद्र भाई, मैं चाहता हूं कि ये पहले मुझे दिल्ली पुलिस के बारे में जवाब दिलवाएं, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे थे। मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ बातें कही, उसका जवाब आप मैं दे रहा हूं, अगर आप सुन ले तो दे देता हूं। आप दीजिए जवाब देना बनता है।
बताइए। योगेंद्र जी ने सवाल पूछा है, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। योगेंद्र जी। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री। अरे भाई दीपक जी, अभी योगेंद्र जी एंकर हैं कि आप एंकर हैं? मैं एंकर हूं और तो मैं फिर पूछ वो रहा क्यों हूं। बोल रहे हैं बीच में? ठीक है, नहीं उनसे बोलेंगे। आप भी बोल रहे थे जी। बीच में, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। हाँ, जी। मैं उनसे कहता हूं, आपसे मैंने पहला मैं नहीं प्रश्न बोल किया, रहा भाई, करो। पहला प्रश्न किया कि आपने ये वीडियो डाला दंगे से पहले, उस पर आप देश से माफी मांगेंगे क्या? गलत गुमराह किया, आपने जवाब नहीं दिया। अब आपका जवाब मैं दे देता हूं। आपने कहा कि दिल्ली पुलिस, जब ये दंगे हुए तो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि बहुत बड़ी साजिश हुई, कौन लोग थे इसकी जांच होगी, और जो लोग भी मारे गए वो हिंदुस्तानी मारे गए। दिल्ली पुलिस जितनी तादाद में, योगेंद्र जी क्या चाहते? एक रतन लाल की शहादत से मन नहीं भरा आपका? आप डीसीपी घायल हो गया, एसीपी गिर गया, फिर भी आप दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे हैं, निकम्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं योगेंद्र जी? आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले तो अपेक्षा है। आप एक गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, मैं आपका शुरू से सम्मान करता हूं। मैं आपसे कहता हूं, दिल्ली पुलिस के लोगों ने शहादत दे दी और आप उनको टीवी पर बैठकर नेशनल टेलीविजन पर ठीक है, निकम्मा कह रहे हैं। उनको उन्होंने जान दे दी, तब भी आप ऐसा कह रहे हैं। दुख है मुझे। योगेंद्र जी 30 सेकंड, क्योंकि मुझे अगले पार्ट पे जाना अब है। मैं जवाब दूं जी, इसका? 30 सेकंड। जी, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने पिछले रविवार को शानदार भूमिका अदा की, जिसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस को आता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, जो उन्होंने दिखा दिया। जो उन्होंने इतवार को किया वो इन 3 दिनों क्यों नहीं किया जब दिल्ली जल रही थी? और उसका एक ही उत्तर है कि ऊपर से इशारा था। समस्या दिल्ली पुलिस की नहीं है, दिल्ली पुलिस के ऊपर इशारा देने वाले होम मिनिस्टर की है। समस्या उनकी है। मैं उनकी शहादत को सलाम नहीं करेंगे आप? डीसीपी गिर गया, एसीपी गिर गया, उन्होंने प्रयास किया, उसको आप नहीं सराहेंगे? नहीं है, मैं एक नहीं कई बार कर चुका हूं और मैं इसके बारे में विशेष वीडियो रिलीज कर चुका हूं। शायद आप सारे देखते नहीं हैं। जिस दिल्ली पुलिस ने शहादत दे दी, जिस दिल्ली पुलिस ने डीसीपी एसीपी आईसीयू में पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने रोका नहीं। बहुत बड़ा हंगामा था, बहुत बड़ी भीड़ थी, उन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगा दी। दिल्ली पुलिस को 20,000 देने वाले गृह मंत्री पे मैं उंगली उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लोग भी भारतीय हैं, अपने ही देश के लोग हैं, उनके भी परिवार के लोग रो रहे हैं। कम से कम इस तरह से आप गाली देने का काम दिल्ली पुलिस को मत करें योगेंद्र जी। ठीक है, मैं यहां पे रुकूंगा, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, मैं उसका सवाल भी पूछूंगा। आपने कहा जिन बच्चों ने दंगा देखा उनको कैसा लगा होगा, बहुत संवेदनशील बात कही, लेकिन शाहीन बाग में भी कुछ बच्चों को, ये मेरी टिप्पणी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, आप चाहें तो उसका बाद में जवाब दे सकते हैं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ये टिप्पणी करके जाऊंगा, क्योंकि शाहीन बाग में भी कुछ बच्चों को सिखाया गया था कि आजादी बोलो, अमित शाह से आजादी। 3 साल का बच्चा जो ABCD नहीं बोल पाता, आप चाहे तो मैं वो वीडियो दिखा सकता हूं आपको। साथ ही साथ एक बच्ची को सिखाया गया कि हम अमित शाह को मार डालेंगे, उस टकले गृह मंत्री को मार डालेंगे। वो वीडियो भी फेसबुक पे आया है, वो वीडियो भी दिखा सकता हूं। अच्छा हो कि हम इन दोनों वीडियोस की मजम्मत करें और जिन लोगों ने इसको शुरू किया था उसको सामने लेके आए। ब्रेक के लिए रुकता हूं, चलते चलते मैं इस मुद्दे पर भी बात करूंगा ब्रेक के बाद।